दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की हमने दो बातें पढ़ ली हैं। उत्पत्ति उत्पत्ति संबंधित पढ़ लिया है और दूसरा हमने विस्तार संबंधित पढ़ लिया है। अब तीसरा पॉइंट है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहले इसकी विशेषताएं आती है कि ये मालवा का पठार का हिस्सा है। मालवा के पठार का हिस्सा है। अब देखो, मालवा का पठार का हिस्सा कैसे है? देखो, इधर ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में ये राजस्थान है, ये रेड कलर से दिखाया ये राजस्थान है, और ये इसका ये दक्षिणी जो पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश है। तो देखो, उत्पत्ति में हमने कहा था कि ये गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है, या जिसको कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का भी हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार, देखो प्रायद्वीपीय पठार कहां तक फैला हुआ है? ये अरावली पर्वतमाला है। ये यहां से ये विंध्यन का गार है, यहां से ये विंध्यन का गार है, और इधर है पश्चिमी घाट, और यहां पर है पूर्वी घाट, जो कटी फटी पूर्वी घाट। ये संपूर्ण क्षेत्र है, यानी ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। हाँ है। या ये कह सकते हैं दक्कन के पठार का है। तो देखो, दक्कन का पठार, इसमें दक्कन का जो पठार है, यहां पर ये महाराष्ट्र, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में दक्कन का पठार मुख्य रूप से। तो देखो, दक्कन का जो पठार हुआ था उस समय, दक्कन का पठार हुआ था किस समय? क्रिटेशियस काल में। तो एक तो ये दक्कन, महाराष्ट्र में तो दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में उसे नाम दिया जाता है मैसूर का पठार नाम दिया जाता है। और राजस्थान मध्य प्रदेश इस वाले हिस्से में उसको नाम दिया जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार। देखो, समझो, नॉर्मल है लेकिन क्रिटिकल लग रहा है। ये सबसे पहले प्राचीन काल से, सबसे पहले जब उत्पत्ति हुई, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है? ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड समझा दिया था। अब ये आता है कि इसको मालवा के पठार का हिस्सा भी कह सकते हैं, या दक्कन के पठार का उत्तरी हिस्सा। दक्कन के पठार का क्या कह सकते हैं? उत्तरी हिस्सा। ये दक्कन का पठार, क्योंकि दक्कन का जब पठार का निर्माण हुआ था उसी समय इसका निर्माण हुआ है, और स्थान के अनुसार इसको अलग अलग नाम दे दिया। यहाँ मालवा पठार कह दिया, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार कह दिया, और कर्नाटक में मैसूर का पठार कह दिया। लेकिन ये दक्कन का पठार का उत्तरी भाग ही है मालवा का पठार, और मालवा के पठार का उत्तरी भाग ही राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसको हाड़ौती का पठार के नाम से जानता है। तो ये आता है कि मालवा के पठार का हिस्सा है। हाँ है। दक्कन के पठार का उत्तरी हिस्सा है। हाँ है। प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है उसका हिस्सा है। हाँ है। गोंडवाना लैंड का भाग है। हाँ है। ये सारे यस 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 पे आएंगे। तो कैसे भी प्रश्न पूछे जाए, आपको यस कहना है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट इसी का आता है संक्रांतिक क्षेत्र। ट्रांजैक्शनल यानी जोड़ने वाला भी कह सकते हैं। ये संक्रांतिक क्षेत्र है।
कैसे संक्रांतिक क्षेत्र है? देखो इसी राजस्थान के इसी भाग में, इसी भाग में देखो राजस्थान का मैं मैप बना देता हूं। देखो संक्रांतिक क्षेत्र ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो संक्रांतिक क्षेत्र है। संक्रांतिक क्षेत्र कैसे है? देखो एक तरफ तो अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ तो अरावली पर्वतमाला है, और एक तरफ ये जो रेड पेन से दिखाया गया है ये विंध्यन का गार, यानी विंध्याचल, ये सारी विंध्याचल पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर और झारखंड तक गई हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश से शुरू होकर और झारखंड तक गई हुई है। इन दोनों पर्वतमालाओं के लगभग मध्य में है, या कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाला है ये, इसलिए इसको संक्रांति कहा गया है। इन दोनों को जोड़ने वाला है, बीच में है, बीच का हिस्सा है, इसके मध्य में आता है ये। और ये जो कगार है यहाँ राजस्थान में, इस विंध्याचल पर्वतमाला को विंध्यन कगार कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्यन कगार। कगार का मतलब होता है किनारा, यानी ये राजस्थान का जो किनारे वाला भाग है, देखो यहाँ पर ये किनारे वाला भाग है ये, तो किनारे वाले भाग पे क्या है? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, और यहाँ पर ये अरावली है। तो अरावली और विंध्यन कगार के मध्य का भाग में स्थित है, इसलिए इसको संक्रांतिक क्षेत्र कहा गया। मध्य के भाग में ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाला भी भाग है, ये भी कह सकते हैं। यदि प्रश्न आए कि इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो पठारी प्रदेश जोड़ता है, या इनके मध्य में कौन है? पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? संक्रांतिक क्षेत्र भी कहा गया है। देखो एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, देखो यहां पर है बूंदी से सवाई माधोपुर तक, बूंदी से सवाई माधोपुर तक, ये इसको नाम दिया गया है ग्रेट GBT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। देखो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी इसका पहला अक्षर G, इसका पहला अक्षर B और इसका फॉल्ट, इसका पहला अक्षर F, तो GBF कहां पर है? ये पठारी प्रदेश का हिस्सा है, पठारी प्रदेश के जो किनारे वाला हिस्सा है, जो बूंदी से सवाई माधोपुर तक लगभग 480 किलोमीटर एक दरारी भाग है, भ्रंश पड़ा हुआ है। तो वो भ्रंश जो है उसको GBF का नाम दिया गया, महान सीमा भ्रंश। ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि महान सीमा भ्रंश कहां पर है? तो महान सीमा भ्रंश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है, और ये कहां पर है? विंध्यन कगार के किनारे। विंध्यन जो कगार है, ये देखो विंध्यन कगार है, उनके किनारे भाग पर, ये किनारे भाग पर है स्थित है, तो इसको महान सीमा भ्रंश का नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखिए, ये हाड़ौती के पठार का ही हिस्सा है। अब आता है इसकी विशेषताओं में चट्टानें। देखो चट्टानें, देखो अब आता है चौथा पॉइंट, चट्टानें। तो चट्टानें किसे कहते हैं? तो देखो जो चट्टानें बुरबुरी भी हो सकती हैं और कठोर भी हो सकती हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है, जो स्थलमंडल का ऊपरी भाग है, वो चट्टानों से निर्मित है। तो ये चट्टानें किससे बनी हुई होती हैं? तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? क्रिटेशियस काल में। कब हुई? क्रिटेशियस
क्रिटेशियस काल में, ये बताया गया था क्रिटेशियस काल में। इसको मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं, मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्रिटेशियस काल हो गया। क्रिटेशियस काल में किसके द्वारा हुई? किसके द्वारा? ज्वालामुखी की क्रिया। और ज्वालामुखी किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया? दरारी उद्गार। दरारी उद्गार। और दरारी उद्गार से किसका निर्माण होता है? पठारों का निर्माण होता है। जब दरारी उद्गार से हुई, यानी ज्वालामुखी उद्गार से हुई, ज्वालामुखी के द्वारा हुई, जब भी ज्वालामुखी के द्वारा होती है तो, और दरारी उद्गार के द्वारा होती है, तो जब धरातल पर देखो इंपॉर्टेंट बात है, धरातल पर वो लावा बाहर निकल आता है। जैसे देखो ये चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, देखो चट्टानों का पिघला हुआ रूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये धरातल पर आ जाता है उसे लावा कहते हैं। तो देखो यहां पर ये लावा आ गया, लावा का फैलाव हो गया, ये पठारों का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? पठार। ये पठार बन गए। तो ये यहां पर लावा का जमाव हुआ, इसको लावा कहा गया, लावा। और यहां पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहां पर ये लावा जो चट्टानें पिघली हुई है उसको मैग्मा नाम देते हैं। तो उसको क्या नाम देते हैं? मैग्मा। देखो धरातल पर जैसे ही धरातल पर प्रकट हो जाती है कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। इसे क्या कह सकते हैं? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय, क्योंकि इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। देखो पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान बनी आग्नेय चट्टान बनी, इसलिए उसे आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो इस ज्वालामुखी के द्वारा लावा बाहर आया, फैल गया। तो ये आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती हैं। आग्नेय दो प्रकार की, आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, धरातल पर जो दिखाई देती हो, यानी धरातल पर हो। और एक होती है आंतरिक आग्नेय, आंतरिक जो धरातल के अंदर जो दिखाई नहीं देती हो, यानी हमें दिखाई नहीं दे रही हो, तो धरातल के अंदर जम गई, उसको तो आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो हमें दिखाई देती है उसको बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, जो धरातल के ऊपर होती है। तो देखो दरारी उद्गार से जब पठार का निर्माण हो गया तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आग्नेय चट्टान तो है, लेकिन आग्नेय कौन सी? बाह्य आग्नेय चट्टान। किससे निर्मित हुई है? यहाँ पर बाह्य आग्नेय चट्टान है। और बाह्य आग्नेय जो चट्टान होती है उससे बेसाल्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेसाल्ट, जिसको क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा होती है, और ज्वालामुखी के द्वारा होती है और धरातल पर दिखाई दे रही है, तो उससे बेसाल्ट का निर्माण होता है। अब आती है बेसाल्ट में खनिज कौन से हैं? बेसाल्ट जो चट्टान है उसमें खनिज कौन से पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी। लेकिन ज्वालामुखी के जब वो धरातल पर प्रकट हो जाए,
धरातल पर प्रकट होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाह्य आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान से, यानी भारी, जो बाहर दिखाई देता है उस चट्टान से निर्माण होता है, तो उसे बेसाल्ट। जब बेसाल्ट चट्टान होती है तो बेसाल्ट चट्टानों में खनिज कौन से पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, खनिज। खनिज, अब देखो खनिज क्या होते हैं। खनिज धरातल से जो भी निकाले जाते हैं, जो भी मिनरल्स, खनिज का मतलब मिनरल्स, यानी धरातल से निकाले जाते हैं, खोद कर निकाले जाएं, ड्रिल के द्वारा निकाले जाएं, उसे हम खनिज कहते हैं। अभी इसमें बेसाल्ट चट्टान में कौन से खनिज हैं, तो देखो यहां पर अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज की प्रधानता होती है, यानी बेसाल्ट चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाएंगे, अधात्विक खनिज पाए जाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि अधात्विक खनिज क्या होते हैं। देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। तो देखो धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर है, धात्विक और अधात्विक में देखो अंतर क्या है। एक तो पहला मूल रूप, पहला तो मूल रूप, ये धात्विक खनिज तो मूल रूप में पाए जाते हैं, धात्विक खनिज तो मूल रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ये धात्विक, अधात्विक खनिज तो मूल रूप में, लेकिन धात्विक खनिज मूल रूप में नहीं पाए जाते। सबसे पहले तो विशेषता ये, जैसे लोहा है, धरातल से हम लोहा को, एकदम लोहे को नहीं निकाल सकते, लोहे के साथ अन्य जैसे मिट्टी है या और अन्य पदार्थ हैं वो मिक्स होते हैं। लेकिन इसमें जैसे कोटा स्टोन है या कोई पत्थर निकालते हैं, पत्थर है, कोई भी पत्थर निकालते हैं तो उसका मूल रूप है। दूसरा कूटने पर, कूटने पर यानी हथौड़े से, समझो, हथौड़े से कूटने पर, हथौड़े से कूटने पर किसी चीज को कूटते हैं तो ये अधात्विक खनिज तो टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये धात्विक खनिज फैल जाते हैं, फैल जाते हैं, ये टूटते नहीं है, ये टूटते नहीं है, ये फैल जाते हैं। जैसे लोहा का उदाहरण लेते हैं, लोहे को गर्म कर कर कूटते जाओ तो फैल जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन पत्थर को लो, पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारो, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस पहले तो विशेषता क्या होगी, मूल रूप, दूसरे क्या है, टूटने पर यानी थोड़े से टूटने पर, और तीसरी विशेषताओं में आप समझ जाओगे परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब परिशोधन। तो अधात्विक खनिज में परिशोधन नहीं किया जाता, मतलब उनको अलग अलग कोई रसायन है उनका अलग अलग, उनको अलग अलग नहीं किया जाता, वो मूल रूप से होती है। लेकिन धात्विक खनिज में परिष्कृत यानी परिशोधन किया जाता है, परिशोधन किया जाता है, उनको धात्विक खनिज कहते हैं। तो अब अंतर समझ में आ गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो बेसाल्ट चट्टानों में हमेशा, बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उसमें हमेशा अधात्विक खनिज ही प्राप्त होते हैं, अधात्विक खनिज ही प्राप्त होते हैं। तो बेसाल्ट चट्टानें बाह्य आग्नेय चट्टानों में मिलती हैं, और उसमें कौन से खनिज पाए जाएंगे, अधात्विक खनिज पाए जाएंगे। अब अधात्विक खनिज में जैसे मुख्य रूप से यहां पर कोटा स्टोन है, कोटा में कोटा स्टोन है, ये जो पत्थर हैं ये सारे पत्थर इसी में पाए जाते हैं, बेसाल्ट चट्टान में पाए जाते हैं। अब आता है देखो, बेसाल्ट चट्टान में बताया कि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा खनिज है जो बेसाल्ट चट्टान में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा धात्विक खनिज, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम जो है ये बेसाल्ट चट्टानों में ही पाया जाता है, और बेसाल्ट चट्टानों में लेकिन है कौन सा, ये धात्विक खनिज है। ये क्या है, धात्विक खनिज।
धात्विक खनिज है। तो अभी बताया बेसाल्ट चट्टानों में अधिकांश अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में एकमात्र धात्विक खनिज है, एकमात्र धात्विक खनिज पाया जाता है जिसे एल्युमिनियम कहते हैं। एल्युमिनियम धात्विक खनिज है और ये अयस्क रूप में, इसका जो अयस्क है बॉक्साइट है, इसका अयस्क रूप क्या है? बॉक्साइट। ये बॉक्साइट रूप में मिलता है। मैंने कहा था ना कि मूल रूप में नहीं मिलता, किसके? अयस्क के रूप में मिलेगा, तो जैसे बॉक्साइट के रूप में मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न बनता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस खनिज की प्रधानता है? अधात्विक खनिज की प्रधानता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में एल्युमिनियम पाया जाता है कि नहीं है? पाया जाता है। एकमात्र धात्विक खनिज है जो पाया जाता है इस विशाल चट्टान में, वो है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, जिसे क्या कहते हैं? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। लेकिन अधिकांश जो अधात्विक खनिज यहां पाए जाते हैं और धात्विक खनिज अधिकांश आग्नेय के आंतरिक चट्टानों में, आंतरिक आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये धात्विक खनिज कहां पाए जाते हैं? मुख्य रूप से आंतरिक आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में। और ये जब आंतरिक आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, किंतु यहां पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें नहीं है। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहां हैं? हमारे अरावली पर्वतमाला में। तो अरावली पर्वतमाला का वर्णन करेंगे उस समय आपको ये बताएंगे कि आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या होती है और उसमें धात्विक खनिज है, कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं, उसका वर्णन करेंगे। तो ये चट्टाने की बात आ गई। चट्टाने कौन कौन सी होगी, समझ में आ गया? अब आता है कि मृदा, यहाँ की मृदा कैसी है। तो देखो, मृदा को जानने के लिए वहां के जलवायु को जानना पड़ता है, वहां के खनिज पदार्थ को जानना पड़ता है, और उसकी जो धरातल है किससे निर्मित है। तो देखो, यहाँ का धरातल किससे निर्मित है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निर्मित है, या कह सकते हैं बेसाल चट्टान से। किससे? बेसाल चट्टान। समझ में आ गया? बेसाल चट्टानें। तो बेसाल चट्टानों से जब निर्मित है तो इस बेसाल चट्टान का जब विखंडन होगा, विखंडन का मतलब टूटना, जब ये टूटती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? काली मृदा का। काली मृदा यानी जो काली माटी है, मिट्टी है, उसका निर्माण करती है। जब काली मृदा का निर्माण करती है तो यहाँ की मृदा कौन सी है? काली मृदा है। और काली मृदा को उपनाम है रेगर, रेगर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये उपजाऊ वाली होती है। क्यों उपजाऊ वाली होती है? क्योंकि ये लावा निर्मित है, एक तो इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, दूसरा ये जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जब थोड़ा सा सूखापन आता है तो ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं। देखो, जैसे यहाँ ये क्षेत्र है और इसमें ऐसे ऐसे सूखापन आता है तो ऐसे ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं मिट्टी में। तो इसका अर्थ हुआ कि ये अपने आप ही इसकी जुताई हो रही है, अपने आप ही इसकी क्या हो रही है? जुताई हो रही है। और जुताई जो होती है, हल के द्वारा जुताई होती है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बड़ी सहायक होती है। लेकिन ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से हो रही है, दरार सी पड़ जाती है जब थोड़ी सूखती है तो, और जल धारण करने की क्षमता इसमें अधिक है। ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ वाली होती है। तो इसमें अब ये प्रश्न आता है कि
यहाँ की मिट्टी कौन सी है, तो मिट्टी काली मिट्टी है। और काली मिट्टी इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसोल। वर्टिसोल ये वैज्ञानिक नाम है। काली मिट्टी का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल। तो यहाँ की मृदा है वर्टिसोल। अब आगे विशेषता आती है, मृदा होगी, चट्टान होगी, और इसका ये हो गया है पार्ट। अब आता है मानसून। अगली विशेषता है मानसून। मानसून तो देखो, मानसून कौन सा है, राजस्थान का मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। अब देखो इसको समझो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों है, इस बात को समझो। देखो मानसून, तो इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहा गया, देखो क्योंकि जब बरसात होती है, मानसून बरसात जब होती है, जब बरसात होती है तो बरसात में किससे होती है, ये देखो ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। जब ये हिंद महासागर है, यहां से बरसात और यहां देखो ये वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर होता है। गर्मियों के दिनों में हाई प्रेशर है, यानी गर्मियों के दिनों में यहां पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, सॉरी गर्मियों के दिनों में यहां क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। और पवनों की चलने की दिशा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की हो सकती है। तो दक्षिणी क्षेत्र में क्या होता है, उच्च वायु दाब होता है, यहां निम्न वायु दाब होता है। तो यहां से पवने चलेंगे, पवनों की दिशा ऐसे होगी, पवनों की दिशा ये होगी, पवनों की दिशा ऐसे होगी, पवनों की दिशा ये है। तो जब ये दिशा होती है तो इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। ये दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। क्यों, देखो मैंने कहा इसी को 4 भागों में बांट दो दिशा ज्ञात करने के लिए। तो देखो ये हिस्सा दक्षिण पश्चिम होगा ना, ये हिस्सा कहां से चल रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो यहां से दक्षिण पश्चिम से ये इधर से ये पौने चलती हैं और बरसात करती हैं। तो यहां पर भी राजस्थान में मानसून कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पूरे भारत में भी कौन सी होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लेकिन इनकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, अरब सागर से आती हैं तो अरब सागर वाली शाखा, और जब ये बंगाल खाड़ी में आ जाती है तो बंगाल खाड़ी से फिर ये इसकी दिशा ऐसे हो जाती है, तो उसको कह देते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो राजस्थान में मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो देखिए राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा ये होती है, ये, और यहां से ये आती है। देखो शाखाओं की बात करें तो ये तो यहां तो है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा से बांसवाड़ा में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहां पर है बंगाल की खाड़ी, सॉरी झालावाड़ है, झालावाड़ में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखो शाखाओं में पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक शाखा किस जिले में होती है, तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक शाखा, बंगाल खाड़ी की जो शाखा है उससे सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। और ये पूछा जाए अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, तो बांसवाड़ा में होती है। संपूर्ण रूप से पूछा जाए
कि किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। और ये पूछा जाए किस स्थान पर होती है, तो सिरोही के माउंट आबू, यहाँ सिरोही है, सिरोही के माउंट आबू स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखो अरब सागर की जो शाखा थी, अरब सागर, यहाँ तो मात्र केवल 10% वर्षा होती है, इससे तो राजस्थान में केवल 10% वर्षा होती है, और इस बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में 90% वर्षा होती है। और अब यही प्रश्न यहाँ आता है, क्या अरावली पर्वतमाला, यहां पर देखो अरावली पर्वतमाला है, यहां अरावली पर्वतमाला, क्या अरावली पर्वतमाला मानसून को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर की मानसून है, ये तो इसके समानांतर आगे चली जाती है, इसके समानांतर क्या चली जाएगी? आगे चली जाएंगी, बगैर रोके ये यहां पर कोई वर्षा नहीं होगी, इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जो ये बंगाल की खाड़ी की मानसून है, शाखा है, वो इधर अरावली से टकराकर यहां पर वर्षा करती है, इसीलिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से में वर्षा पश्चिमी हिस्से की तुलना में अधिक होती है। पश्चिमी हिस्से की तुलना में पूर्वी हिस्से में अधिक वर्षा हुई है, क्योंकि ये इस वर्षा को रोकने के लिए क्या हुई है? अरावली पर्वतमाला खड़ी है, अरावली पर्वतमाला खड़ी, यहां से वर्षा होगी, यहां पर इस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये जो अरब सागर की मानसूनी शाखा है, ये अरब सागर की शाखा है, ये इस अरावली के समानांतर है, समानांतर होने के कारण वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो समझ में आ गया कि राजस्थान में जो वर्षा होती है, मानसून कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। क्या ये प्रश्न पूछा जाए, क्या राजस्थान में अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है? हाँ होती है, लेकिन मात्र 10% होती है। ठीक है, वर्षा या मानसून। अब आता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अगला पॉइंट आता है ऐतिहासिक। देखो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है? क्योंकि इस पठारी प्रदेश में विशेषकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिए ये है कि इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो प्राचीन काल में यहां पर हाड़ा वंश के राजाओं ने राज किया, इसलिए हाड़ौती का पठार कह दिया। और इसी दक्षिणी पश्चिम पठारी प्रदेश में 12 जिले, 12 जिले में शाहाबाद, 12 जिले के शाहाबाद ही, ये 12 जिले के शाहाबाद क्षेत्र में, यहां पर इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति, सहरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, सहरिया जनजाति निवास करती है। और ये एक आदिम प्रकार की जनजाति है, आदिम, जो आज भी खानाबदोशी की तरह जीवन जीती है। और राजस्थान की आदिम पिछड़ी जातियों में एकमात्र यही जनजाति है जो भारत की जनजातियों में शामिल की गई। भारत की विशेष पिछड़ी जनजातियों में केवल सहरिया जनजातियों को ही सम्मिलित किया गया है। अब देखो भूगोल की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो भूगोल की दृष्टि में क्या है, ये जो सहरिया जनजाति हैं, ये झूमिंग कृषि करती हैं। झूमिंग कृषि एक कृषि का एक प्रकार है, झूमिंग कृषि करती है, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब है एक जगह से कृषि करके 2-3 साल बाद दूसरी जगह कृषि करने, इसको छोड़ दिया दूसरी जगह करने लगे, फिर इसको छोड़ दिया आगे कृषि करने लगे। इसको बर्न एंड फ्लैश कृषि भी कहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो सहरिया जनजाति है, जो झूमिंग कृषि अपन कहते हैं या स्थानांतरण कृषि कहते हैं, उसमें यहां इस स्थानांतरण कृषि का नाम है वातरा। वातरा ये इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजातियों के द्वारा
जो स्थानांतरण कृषि कहलाती है उसका क्या नाम है? वात्रा। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो राजस्थान में लगभग 4 प्रकार की कृषि की जाती है, वात्रा, वालरा, दजिया, चिमाता। वो अपन कृषि वाले में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी, लेकिन यहाँ पर केवल जो 12 जिले में है जो स्थानांतरण कृषि होती है उसे वात्रा कहते हैं। देखो यहीं पर एक सीतावाड़ी मेला पड़ता है, सीतावाड़ी मेला पड़ता है जिसे सहरिया जनजातियों का कुंभ का कहलाता है, सहरिया जनजातियों का कुंभ कहलाता है। अब एक आता है, अगला पॉइंट आता है अपने इसी में ही, अगला पॉइंट आता है औद्योगिक परिदृश्य से। तो औद्योगिक परिदृश्य से भी ये क्षेत्र बड़ा उन्नत है, क्योंकि राज्य का जिसे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक प्रदेश कहते हैं वो कोटा में है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, तो कोटा में। तो औद्योगिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बड़ा संपन्न है। तो हमने देखो विशेषताओं में पहले पढ़ा विशेषताएं जो थी, विशेषताओं में पहला पढ़ा कि चैनल को लाइक करें, उत्पत्ति के बाद हमने पढ़ा सब्सक्राइब विस्तार पढ़ा, फिर और इसकी मृदा सभी पढ़ी, से चट्टानें शेयर पढ़ी, यदि चैनल और अच्छा इसका लगे ढाल भी पढ़ा, तो नोटिफिकेशन और प्राप्त मानसून करने के पढ़ा। लिए बेल आइकन अब ये को प्रेस ढाल वाला क्षेत्र मैंने पहले ही बता दिया था, ढाल का पढ़ा, विस्तार इस का चैनल पढ़ा, का नाम और औद्योगिक प्रदेश ज्योग्राफी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा। RP यादव। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताएं विद्यार्थियों, बताई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लाइक करें, आपको ये सब्सक्राइब चैनल अच्छा करें लगे, और सभी ज्योग्राफी से RP यादव शेयर सर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब आपके करें उज्जवल भविष्य के और लिए शेयर करें तथा बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आपको वीडियो अपलोड ये होते ही चैनल नोटिफिकेशन प्राप्त हो।